हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 तारीख और बुधवार। आज अभी 12 बजने वाले हैं, मतलब इसीलिए मैं आपको ये बोलूँगा सुप्रभात अभी भी। और दूसरा, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी हमारा जो सेंसेक्स है वो हमको एक मरीचिका के समान दिख रहा है, एज़ पर माई थॉट, एज़ पर माई स्टडी। मेरे को स्ट्रेंथ तो दिख रही है इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको आगाह करना चाहूँगा, यहाँ पे अलर्ट करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारा इंडेक्स लगभग 350 पॉइंट अप है। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो वो कम से कम 260 या 65 पॉइंट अप बता रहा है। तो अभी ये माहौल के अंदर क्या लगता है, अभी आधा दिन के करीब हुआ है और आधा दिन बाकी है, उसमें अभी भी कुछ पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है, अनसर्टनिटी बनी हुई है। वो है यूएसए, उसके बाद में रशिया, यूक्रेन और चाइना ताइवान। तो मैं आपको यहाँ पे ये बात जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ उसका मेन रीज़न यही है कि ये बातों को हम अगर अच्छे से समझेंगे तो ही मार्केट में हमको कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। और मार्केट में हम जो रणनीति बना रही है, चाहे एफआईआई बना रही है चाहे डीआईआई बना रही है, वो हमको समझने में सहूलियत होगी। ये हमको इजी गोइंग, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर मेकिंग स्ट्रेटेजी और व्हाट दे आर एडॉप्टेड स्ट्रेटेजी बाय द टू एंटिटी। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ। इसके अंदर मैं आपको जो मेरी स्क्रिप्ट लिखा हूँ उसके पहले मैं फिर बोलना चाहूँगा, अभी भी जो रशिया के प्रेसिडेंट है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, उन पे ट्रस्ट नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने ऑलरेडी नाटो को, यूएसए को और उसके बाद में जो मैं आपको बोलना चाहूँगा संयुक्त राष्ट्र, उसको दरकिनार करते हुए ऑलरेडी उनकी बात को मानते, मतलब उनके बातों को दरकिनार करते हो उन्होंने दो पोर्शन तो ऑलरेडी यूक्रेन में बना दिए हैं। उसका नाम है डोनेस्कॉन और उसके नाम बुहान्स। तो ये जो है लुहान्स करके, ये दो ऑलरेडी उन्होंने बना दिया, मतलब ऑलरेडी उसने टुकड़े तो कर दिए। और वहाँ के लोगों के जो इंटरव्यू आ रहे हैं, जो वहाँ के जो ये दो मतलब उन्होंने कंट्री को उसके ऊपर साइन भी कर दिया है, उसके अंदर डोनेस्को और लुहान्स के अंदर वहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश है। और वो ये बात बता रही है कि हम इसके लिए बहुत टाइम से आतुर थे। मतलब उन्होंने, जब तक नाटो कोई एक्शन लेता, जब तक कोई यूएसए जो बाइडन साहब कोई एक्शन लेते, तब तक उन्होंने अपना खेल कर दिया और पूरे विश्व को ये बता दिया कि वो किसी से कम नहीं है। अब वो मीटिंगें कर रहे हैं, उसके बाद में उसके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ रणनीति लेकर के आ रहे हैं, वो अलग अलग मैटर चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इसके अंदर मैं आपको ये बोलूँगा कि नॉर्ड स्ट्रीम की जो पाइपलाइन है उसका बहुत बड़ा अहम रोल है। अब उसके अंदर क्या है, क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड के मीडिया के अंदर, चाहे यूट्यूब लो चाहे वर्ल्ड के मीडिया, जैसे कि आरटी ले लो, ब्लूमबर्ग ले लो, सीएनएन ले लो आप, उसके बाद में और भी बहुत से राइट मतलब रूटर्स है, मिंट है, इसके अंदर जो एक्सपर्ट्स डिस्कस कर रहे हैं उसमें से मैं अपना थॉट रखना चाहूँगा आपके सामने। उसमें ज़्यादातर अभी नॉर्ड स्ट्रीम को लेकर के, जो कि एक गैस लाइन है जिसकी जो कॉस्ट है लगभग 11 से 12 बिलियन की अंदाजित मानी जा रही है, और वो नियर मतलब कंप्लीट हो चुकी है, जो कि रशिया से जर्मनी तक, मतलब जर्मनी तक जो पाइपलाइन है उसमें से 65% पाइपलाइन अंडर द सी है, समुद्र के अंदर से वो लाइन गई है। उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आप समझ सकते हैं 11 से 12 बिलियन यूएस डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं उसको रफली बताना चाहूँ इंडियन करेंसी में, तो अगर 1 बिलियन का मैं अगर 6000 में गिरूँ तो 12 छिक 72, मतलब आप नियर टू समझो 72 से 75,000 करोड़ की ये पाइपलाइन है। तो उससे कितनी ज़्यादा इनकम का, कितना ज़्यादा मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अब उस पर यूरोप और जर्मनी का भी एक स्टेटमेंट आया है, पूरे यूरोप का भी, कि हम जो नॉर्थ स्ट्रीम की सेकंड की पाइपलाइन है उसके ऊपर जो गैस सप्लाई होगा उसको हम होल्ड कर देंगे। अब मेरा कहना मतलब मानना ऐसा है कि ये जो बातें जो एक्सपर्ट्स और जो बहुत से लोग कर रहे हैं मीडिया के अंदर या चैनल के अंदर, तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा, जब कोई भी कंट्री इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है तो वो सभी पहलुओं को एक दफ़े अपने दिमाग में रख
के उस पर चर्चा करके और उसका पूरा ऑन पेपर डिस्कशन करने के बाद ही वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। मतलब मेरा ये हुआ कि उन्होंने ये सब बातों को उस टाइम भी डिस्कस किया होगा और उस टाइम इससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, क्या क्या खामियाजा हो सकता है कंट्री को, ये सभी पहलू पे वो चर्चा विचारणा करके ही उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। दूसरा मैं आपको और एविडेंस के साथ में बताना चाहूँगा कि अभी विंटर पूरे यूरोप में चल रहा है, रशिया में चल रहा है, और दूसरा जो यूरोप की सबसे बड़ी मतलब जो इकोनॉमी है यूरोप की, वो है जर्मनी। अब जर्मनी को ही इसका मैक्सिमम गैस मिलने वाला था और जर्मनी के वहाँ पर ही इसका गैस का सप्लाई हो रहा है और वहाँ से यूरोप को भी जाएगा। तो आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो विंटर के अंदर, ठंडी के अंदर इतनी ज़्यादा शीतलहर चल रही है और स्नोफॉल, बर्फबारी हो रही है वहाँ पे ऑलरेडी, जो गैसेस है उसकी कमी है। दूसरा यहाँ पे मैं और बात ऐड करना चाहूँगा, पूरा यूएन, यूनाइटेड नेशन और यूएसए के जो जॉन कैरी है, जो इन्वायरमेंट को लेकर के फॉसिल फ्यूल पे बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं और आने वाले टाइम में और दबाव बनेगा। मतलब क्या हुआ, अब डीजल, पेट्रोल और कोल उसको आप यूज़ नहीं कर सकेंगे, और अगर कर रहे हैं तो उस पर पेनल्टी का इम्पोज है। तो कहने का मतलब है ये फॉसिल फ्यूल तो अभी हमको भूलना ही है आने वाले टाइम में, और इसको हर व्यक्ति भली भांति समझ रहा है, जो थोड़ा भी जानकारी रख रहा है वो इसको समझ रहा है कि जो पूरे विश्व में आज इन्वायरमेंट की वजह से जो पूरे विश्व में, पृथ्वी के अंदर जो हमारा ग्लोबल है वो कितना ज़्यादा हॉट हो गया। उससे ग्लेशियर के अंदर कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे आग लग रही है, ये बहुत अनसर्टेनिटी जो हो गई है उसकी वजह से डे बाय डे पूरे ग्लोबल का टेम्परेचर 2 डिग्री के करीब पहुंचने वाला है। इसके तहत ही ये सब बहुत तेज गति से काम हो रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है और ये 1.5 से 2 न हो उसके लिए ही पूरी कार्यवाही हो रही है। तो उसके तहत ही मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये सब बातों को देखते हुए ये मुझे एक हास्यास्पद बात लग रही है कि यूरोप ऐसा बोल रहा है कि उसके जो नॉर्ड स्ट्रीम की जो 2nd नंबर की जो पाइपलाइन, मतलब नॉर्ड स्ट्रीम 2 की जो पाइपलाइन है गैस की, उसके ऊपर पाबंदी लगाई है। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं लगता है, ये सिर्फ बोलने के लिए है और प्रतिबंध लगाने की बात है। पूरे यूरोप के लिए और जर्मनी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे उनकी इकोनॉमी डीरेल हो जाएगी या इकोनॉमी उनकी चरमरा जाएगी। तो ऐसे के अंदर मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अभी भी इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी बनी है और ये सब मैटर फॉर द शॉर्ट टाइम ही है। न पुतिन को ये मालूम है और न, मतलब पुतिन भी ये समझ रहा है कि युद्ध उनके लिए लाभदायी नहीं है, और दूसरा सभी जो देश है उन मतलब इनको कुछ भी इससे निकलना नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना ही है कि अभी व्लादिमीर पुतिन है वो अपना अखंड जो यूएसएसआर था उसको बनाना चाहते हैं, और दूसरा वो नाटो में उसकी सदस्यता नहीं कराए, किसकी, यूक्रेन की, क्योंकि उनके मन में ऐसा है कि अगर वो वहाँ पे नाटो के अंदर अपनी सदस्यता करवाता है तो उसके बाद में यूएसए उनसे रिलेशन अच्छे करेगा और रिलेशन अच्छे करने के बाद में अपनी डिफेंस को वहाँ पे वो बेस बना सकता है। तो उसके तहत होगा क्या कि वो उनकी बॉर्डर से लगा हुआ रशिया से, और ऐसा खतरा वो बिल्कुल लेना नहीं चाहेंगे। यही मेन मुद्दा है इसका। बस अब मैं आता हूँ आपको, ये मैंने आपको जनरल परसेप्शन दे दिया, ये मैटर फॉर द शॉर्ट टाइम है, लेकिन यहाँ पे फिर मैं बोलूँगा हमको कॉशियस होकर यही चलना है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, वो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। इसीलिए हमको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 6 महीने का जो आइडल मनी है उसी में इन्वेस्टमेंट करना है, और एक ये अपॉर्चुनिटी के तरह से भी देखना है। तो जैसे भी हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोअर लेवल के ऊपर, उसको स्लैब वाइज बाय करें, लेकिन हमारा हॉरिजॉन्टल कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। तो उसके अंदर मैंने 2 ही स्किप निकाली, वैसे मैंने एक ही पे डिस्कस करूंगा, दूसरी मैं आपको पूरा सेक्टर उसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। दूसरा उसके पहले और मैंने एक पॉइंट नोट किया है कि न्यूजीलैंड के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है उसके अंदर बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत तेज गति से बढ़ोतरी की बात हो रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है ड्यू टू अपने जो कोरोना गया, ओमिक्रॉन गया, उसकी वजह से ये भी एक मैटर है। लेकिन उसका पूरे विश्व के मार्केट पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमको ध्यान में ज़रूर रखना है कि ये ट्रेंड अभी चालू हुआ है। उसके बाद में आपको मैं बोलना चाहूँगा यूएसए के अंदर भी थोड़ा सा इन्फ्लेशन जो है वो उसके अंदर और ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, और उसके बाद में इंटरेस्ट रेट के ऊपर और जो वहाँ पे 10 साल की जो यील्ड है उसमें भी थोड़ी सी गिरावट आई है, वो इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव है।
तो मैंने जो आज के माहौल के अंदर जो स्क्रिप्ट निकाली उसका नाम है मेट्रो शू अभी ही इसका इशू गया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, महीना के करीब हुआ है। दूसरा मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि किसी के मन में ऐसा लग रहा होगा कि मैं ये स्क्रिप्ट आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जो आदमी रेगुलर मार्केट में टच में है और न्यूज़ के टच में है उनको मालूम होगा कि कल ही हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो विदेशों से, मतलब विदेश से, फॉरेन से जो लेदर आता है, जो चर्म आता है या चमड़ा आता है, उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी डाली गई है और वो 5 साल के लिए डाली गई है। तो उसका पूरे न्यूज़ में और सभी मीडिया में ये चर्चा हो रही है कि उसकी वजह से जो भी शूज़ बनाने वाली कंपनी है उनका रॉ मटेरियल हुआ वो, अब उनके रॉ मटेरियल के अंदर हाई क्वालिटी का उनको मिलेगा नहीं, उसकी वजह से उनके जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और प्रॉफिट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये एक सिंपल बात समझने के लिए हमको दिखती है, जो हमको फ्रंट ऑफ द आई दिख रही है, लेकिन अगर हम इसके पर्दे के पीछे जाएं या ये बिहाइंड द कर्टेन या बिहाइंड द डोर, अगर दरवाजे के पीछे जाके या बॉटम में जा करके हम रिसर्च करते हैं तो मैं ये पा रहा हूँ कि इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि चर्म उद्योग के अंदर कानपुर उत्तर प्रदेश बहुत ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और उनकी मोनोपोली है, और अब इंडिया के अंदर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लेदर बन रहा है। हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अब इंडिया के अंदर भी गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर, स्किल के अंदर और मशीनरी के अंदर, हर क्षेत्र से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। उसकी वजह से यहाँ पे भी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है लेदर का वो इम्प्रूव हो रहा है और ज़्यादा होगा। उसकी वजह से ये जो मैटर है वो गवर्नमेंट ने सोच समझ के ही उसके ऊपर एंटिंग मतलब ये जो ड्यूटी डाली है, डंपिंग ड्यूटी, वो ऐसे ही नहीं डाली होगी। गवर्नमेंट को भी ये सब फैक्टर मालूम होते हैं, लेकिन वो अपनी जो यहाँ की इंडस्ट्री उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसका डेवलपमेंट चाहते हैं, और ये इनडायरेक्टली एक पॉजिटिव साइन है। तो उसको देखते हुए मैं बोलूँगा आपको, मेट्रो शूज़ जो अभी चल रहा है 549, और ये नेगेटिव न्यूज़ की वजह से ही नहीं चल रहा है। जो कल का न्यूज़ है ना, हमारे मीडिया ने भी यही बोला है, बड़े बड़े एक्सपर्ट ने भी यही बोला, लेकिन मैं उसको कंट्रा कर रहा हूँ, उसको मैं चैलेंज करते हुए ये बोल रहा हूँ कि इसमें बाय करना है, कोई इशू नहीं होगा, वहाँ से शूटअप होगा, लेकिन हमारा 3 से 6 महीने का हॉरिजॉन्टल होना चाहिए प्रोस्पेक्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको। तो वो आपको बोलना चाहूँगा। उसके बाद में उसका हाई है 673 और उसकी फेस वैल्यू 5 रुपये की। अगर मैं इसको 10 रुपीज़ से अगर कन्वर्ट करूँ तो ये डबल हो गया आपके, मतलब 1100 के करीब इसका रेट हुआ अगर मैं 10 की फेस वैल्यू गिनूँ, क्योंकि अभी इसकी फेस वैल्यू 5 की है। इसका वॉल्यूम जो है वो 1,37,063 है, और इसके अंदर मैं आपको बोलना चाहूँगा जो इसकी बुक वैल्यू है वो 30 से 35 रुपीज़ है। उसके बाद में 20 डेज एवरेज वॉल्यूम इसका 2,05,840 है, और 20 डेज एवरेज वॉल्यूम डिलीवरी 82.14% है। आप सोचिए 2,05,840 का जो वॉल्यूम हो रहा है उसमें से 82% तो डिलीवरी घर पे जा रही है, पिछले 20 दिन का एवरेज है। उसके बाद में मैं इसका जो इक्विटी है उसका ब्रेकअप करना चाहूँगा। उसके अंदर प्रोमोटर्स के अंदर आप देखिए 74.27%, मतलब प्रोमोटर्स के पास ही 75% इक्विटी है, मार्केट में बहुत कम है। दूसरा एफआईआई के पास 3.57। क्यों ऐसा है? क्योंकि मार्केट में माल ही कम है। और इसके अंदर अब न्यूज़ आएगा, और एक मैंने आर्टिकल और भी पढ़ा, उसके लिए मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ लास्ट में। डीआईआई का है 3.53%, उसके बाद में पब्लिक के अंदर है 18.63%। तो अभी मैंने एक आर्टिकल ये भी पढ़ा है कि नाइक है, नाइक सबसे बड़ी कंपनी है, नाइक और एडिडास, तो ये जर्मनी की है एडिडास, और नाइक के अंदर शॉर्टफॉल आ रहा है डिमांड सप्लाई के अंदर, तो आप देखना। और दूसरा मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 94,527 मिलियन, मतलब नियर टू 1 बिलियन के करीब इनका टर्नओवर है शूज़ कंपनी का। उसके अंदर उनका एक्सपोर्ट जो है CAGR वो है 3.60% से बढ़ रहा है। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 300 से 325 करोड़ का फुटवेयर का बिजनेस है उनका, मतलब इंडिया के अंदर। तो ये सबको देखते हुए बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है इसके अंदर। और उसके अंदर मैं बोलना चाहूँगा इसका जो हमारा एक्सपोर्ट है वो है 10%, और उसके बाद में 15% हमारा ग्लोबल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पोर्शन है इसका। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, इसी को देखते हुए मुझे 549 की जगह अभी 600 से 650 का टारगेट 3 से 6 महीने में दिख रहा है किसका, मेट्रो का। भले ये मैसेज आया है फिर भी मैं बिल्कुल समझ के स्टडी करके ही आपको दे रहा हूँ।
उसके बाद में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी अगर मैं बात करूं फुटवेयर के अंदर तो वो बाटा है, सेकंड नंबर पे रिलैक्सो आती है। बाटा में अभी मैं नहीं दे रहा हूं आपको क्योंकि मुझे बाटा स्टडी करने से बिल्कुल ठीक नहीं लगा, लेकिन ऐसा नहीं इसका मतलब कि वो ख़राब है, लेकिन मेरी स्टडी के हिसाब से मैंने आपको चूज़ नहीं किया है वो। मैं आपको रिलैक्सो बताना चाहूँगा, लेकिन प्रायोरिटी मेरी मेट्रो में ही होगी। रिलैक्सो आपको मैं बोलूँगा 1265 रुपये है, जो अभी 15 से 17 रुपये बढ़ा हुआ है। उसकी फेस वैल्यू 1 रुपये है। अगर मैं 10 से कन्वर्ट करूँ तो 12,650 रुपये की उसकी वैल्यू हुई, जो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। लेकिन उसके अंदर भी आपको मैं बोलना चाहूँगा कि 20 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम उसके अंदर वॉल्यूम है 1,90,712। उसके अंदर डिलीवरी जो 20 डेज़ के अंदर उठ रही है वो 57.22%, मतलब आप सोचिए नियर टू 60% डिलीवरी उसमें भी उठ रही है। और मैंने जो पढ़ा है उसके बेस पे ही दे रहा हूँ। आने वाले टाइम के अंदर चाइना का मैंने पढ़ा है, बहुत पॉजिटिवनेस है वो सबको देखते हुए। दूसरा रिलैक्सो के अंदर प्रमोटर्स के पास 70.78% है, एफआईआई के पास 3.81% है, डीआई के पास 7.08% और पब्लिक के पास में 18.33%। तो अभी मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ। दूसरा मैं खाली दोहराना चाहूँगा, मैंने आपको कल भी दिया है, 2 दिन पहले भी मैंने दिया था आपको ट्रांसपोर्ट को, लॉजिस्टिक को लेकर के मैंने आर्टिकल पढ़ के वीडियो बनाए थे। 2-3 वीडियो मैंने डाले हैं, उसके अंदर मैंने बहुत ही जोरदार आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। आप चेक करिए लॉजिस्टिक की। कल का माहौल अलग था, 2 दिन का मैंने ये भी बोला था थोड़ा लंबा हॉरिजॉन्टल लेकर आइडल मनी में डालना, क्योंकि अभी माहौल थोड़ा अनसर्टनिटी है। उसके तहत आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैं आपको बोलना चाहूँगा जो टीसीआई ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लगभग 45 से 50 रुपये ऑफ है। उसके बाद में अल कार्गो लगभग 12 से 15 रुपये ऑफ है। उसके बाद में कॉन्कर, ये मैंने दिए है, कॉन्कर मैंने दिया है, वो 15 से 20 रुपये ऊपर है। उसके बाद में अदानी पोर्ट भी मैंने दिया था। ये सभी लॉजिस्टिक के अंदर आते हैं। वीआर लॉजिस्टिक कम से कम 25 रुपये ऊपर था। अभी भी इसमें पूरा पोटेंशियल है, जो अपना थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मतलब 2 से ढाई महीने के लिए रुक सकता है। उसमें ये रेट पे भी बेचना नहीं है। जैसे ये यूएसए, रशिया, यूक्रेन, चाइना, ताइवान ये मैटर थोड़ा सा कूल डाउन होगा, इसके अंदर आग लगने वाली है, ध्यान रखना। और दूसरा मैंने आपको फुटवेयर के अलावा जो आपको मैंने 2 दिए वो तो ध्यान रखना ही है। तभी फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। ये मेरी अपनी स्टडी, अपने एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट से लें, और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं जो मार्केट में इंटरेस्ट रख रहे हैं। दूसरा, जो नए आए हैं फर्स्ट टाइम, उनको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ जाने से पहले इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ माई यूट्यूब चैनल और माई वीडियो, तो मैं रिक्वेस्ट यू बिफोर लीव माई चैनल प्लीज़ यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन and all also. On that base I am regularly update 2 videos regarding all current business news. On that base you and we gather latest information and enter in the market, therefore we are able to get maximum benefit from the market. लास्ट में ही बोलूँगा, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, नए शेयर के साथ में और नए ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में। जय हिंद।